हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू योर ओन यूट्यूब चैनल स्कूल ऑनलाइन। फ्रेंड्स, अब तक हमने देखा फर्स्ट वेव फेमिनिज्म और सेकंड वेव फेमिनिज्म के बारे में। आज हम जानेंगे थर्ड वेव फेमिनिज्म के बारे में। तो फ्रेंड्स, सेकंड वेव फेमिनिज्म का जो रिजेक्शन था उसी ने जन्म दिया थर्ड वेव फेमिनिज्म को। सबसे पहले हम देखेंगे कि सेकंड वेव फेमिनिज्म के कोर आइडियाज़ क्या थे। सेकंड वेव फेमिनिस्ट्स मानते थे कि जो जेंडर्ड अप्रेशन है वो सभी औरतों के लिए कॉमन है, यानी कि सभी औरतों के साथ दमन होता था, उनका दमन किया जाता था और किस आधार पर, उनकी लिंग के आधार पर। और दूसरा वे लोग मानते थे कि सभी औरतें एक सोशल क्लास, एक सामाजिक वर्ग का निर्माण करती हैं, जिसे उन्होंने क्या कहा था, सिस्टरहुड। अब सेकेंड वेव जो फेमिनिज्म था उसने जन्म दिया विमेन सेंटर्ड आइडेंटिटी पॉलिटिक्स को, यानी उस समय में जो राजनीति थी, पॉलिटिक्स थी, वो कैसी हो गई थी, विमेन सेंटर्ड, यानी औरतों के आधार पर राजनीति की जाने लगी थी। और ये जो कैटेगरी थी विमेन, नारी, इसके अंदर ये सम्मिलित करती थी ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरे विश्व की जो महिलाएं हैं उनके एक्सपीरियंस को अपने अंदर ये सम्मिलित करती थी, ऐसा मानते थे सेकेंड वेव फेमिनिस्ट्स। लेकिन सेकेंड वेव फेमिनिज्म के साथ प्रॉब्लम थी। वो प्रॉब्लम क्या थी कि ये जो यूनिवर्सल कैटेगरी इन्होंने डिसाइड की थी, कौन सी, विमेन, यानी कि औरतें एक यूनिवर्सल कैटेगरी का निर्माण करती हैं। तो अब ये सवाल उठने लगा कि क्या ये यूनिवर्सल कैटेगरी रिप्रेजेंट करती है समस्त महिलाओं को, पूरे विश्व की समस्त महिलाओं की जो प्रॉब्लम्स हैं, उनके जो एक्सपीरियंसेस हैं, उनकी ग्रीवेंस है, उनको क्या ये कैटेगरी रिप्रेजेंट करती है? क्या ये पूरी औरतों, सभी औरतों के इंटरेस्ट्स को रिप्रेजेंट करती है? फिर एक थ्योरी उभर कर आई कि एक्सपीरियंस ऑफ अ वुमन डिपेंड्स अपॉन द कॉन्टेक्स्ट, यानी कि औरत का जो एक्सपीरियंस है, उसके अनुभव हैं, वो किस पर निर्भर करते हैं, वो उसके परिदृश्य पर, उसके कॉन्टेक्स्ट पर निर्भर करते हैं। इफ़ कॉन्टेक्स्ट इज़ डिफरेंट, एक्सपीरियंस विल ऑल्सो बी डिफरेंट, यानी कि अगर महिलाओं का परिदृश्य अलग है, यानी दो महिलाएं हैं और दोनों का अलग अलग परिदृश्य है, तो उनका एक्सपीरियंस भी डिफरेंट होगा। बेशक उनके साथ ऑपरेशन होगा, लेकिन उनका जो तरीका होगा, दमन का जो तरीका होगा, वो अलग अलग होगा। इस तरीके से सेकेंड वेव फेमिनिज्म का क्रिटिसाइजेशन स्टार्ट हुआ, उसकी आलोचना शुरू हुई और एक नई चीज़ उभर कर आई। और वो नई चीज़ क्या थी? द कैटेगरी विमेन इग्नोर्ड ग्रुप डिफरेंसेस, कि ये जो कैटेगरी थी विमेन, भैया आपने पूरे विश्व की औरतों को एक ग्रुप बना लिया, एक सोशल क्लास बना ली विमेन नाम की, लेकिन इसके अंदर भी कई डिफरेंस हैं। उनका क्या? विमेन ग्रुप के अंदर भी कई भेदभाव होते हैं। किसके आधार पर? रेस के आधार पर, क्लास के आधार पर, कास्ट के आधार पर और एथनिसिटी के आधार पर, यानी उनकी जाति, प्रजाति, वर्ग आदि के आधार पर जो महिलाएं हैं उनमें भी कई उपवर्ग हैं। एंड विमेन फेस्ड अप्रेशन नॉट जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर बट ऑल्सो ऑन द बेसिस ऑफ रेस, क्लास, कास्ट एंड एथनिसिटी, कि ये जो औरतें हैं ये सिर्फ जेंडर के बेस पर दमन फेस नहीं करती हैं। इनके साथ दमन सिर्फ लिंग के आधार पर नहीं होता है, बल्कि इनकी जाति के आधार पर, इनके वर्ग के आधार पर, इनके रंग के आधार पर, और भी कई ऐसे आधार हैं जिनके आधार पर उनके साथ भेदभाव किया जाता है, उनका दमन किया जाता है। और अगर हम फोकस करते हैं सिर्फ एक यूनिवर्सल कैटेगरी पर, और वो यूनिवर्सल कैटेगरी कौन सी? विमेन, यानी कि पूरी औरतों को एक उत्पीड़ित वर्ग में बांट दिया आपने विमेन नाम के, कि इनके इंटरेस्ट समान हैं, इनके एक्सपीरियंस समान हैं, तो ये क्या होगा? इट्स अनडेमोक्रेटिक, ये अलोकतांत्रिक होगा। क्यों? क्योंकि एक्सपीरियंसेस एंड इंटरेस्ट्स ऑफ विमेन बिलोंगिंग टू डिफरेंट रेस, क्लास, कास्ट और एथनिसिटी आर मेड इनविजिबल एंड मार्जिनलाइज्ड। कि ये अनडेमोक्रेटिक क्यों होगा? क्योंकि अगर आपने ऐसा कर दिया कि समस्त महिलाएं एक जैसी हैं, उनके एक्सपीरियंस एक जैसे हैं, उनका दमन, उनके साथ भेदभाव एक प्रकार से हो रहा है, तो इससे क्या होगा कि जो अलग अलग रेस हैं, अलग अलग क्लास है, अलग अलग वर्ग, अलग अलग जाति, इनसे जो संबंध रखती हैं महिलाएं, और इन आधार पर, इन जाति वर्ग के आधार पर उनके साथ जो भेदभाव होता है वो एक प्रकार से इनविजिबल हो जाएगा और मार्जिनलाइज हो जाएगा, यानी उसका हाशियाकरण हो जाएगा।
सिर्फ किसे फोकस किया जाएगा कि इनके आधार पर भेदभाव होता है क्योंकि इनका लिंग है स्त्रीलिंग, यानी एक औरत है इसलिए इसके आधार पर भेदभाव होता है। और उसके साथ जो जाति के आधार पर भेदभाव होता है वो क्या हो जाएगा, इनविजिबल हो जाएगा, यानी उस पर से फोकस हट जाएगा लोगों का। तो थर्ड वेव फेमिनिस्ट्स ने ये नई बात कही। और एक और बात कही थर्ड वेव फेमिनिस्ट्स ने कि द कैटेगरी विमेन, यानी ये जो ग्रुप है विमेन, ये रिप्रेजेंट करता है सिर्फ मिडिल क्लास अमेरिकन, वो भी कौन से, वाइट मिडिल क्लास अमेरिकन और यूरोपियन विमेन के इंटरेस्ट्स को और एक्सपीरियंस को। हमने पहले देखा था कि ये यूके, यूएसए और यूरोपियन कंट्रीज़ में ये जो विचारधारा है ये पनपी थी। तो ये जो विमेन कैटेगरी है ये रिप्रेजेंट करती है सिर्फ इन वाइट मिडिल क्लास अमेरिकन और यूरोपियन विमेन के एक्सपीरियंस को। बाकी इसके अलावा जो नॉन वेस्टर्न हैं और जो नॉन वाइट पीपल है, जो नॉन वाइट विमेन हैं, नॉन वेस्टर्न विमेन हैं, उनके एक्सपीरियंसेस और उनके इंटरेस्ट बिल्कुल डिफरेंट है, जिनको ये रिप्रेजेंट नहीं करती है ये कैटेगरी, दैट इज़ कॉल्ड विमेन। एंड थर्ड वेव फेमिनिज्म बिगिन विद द इन्फ्लुएंस ऑफ पोस्ट मॉडर्निज्म। एंड व्हाट इज़ द पोस्ट मॉडर्निज्म? ये जो थर्ड वेव फेमिनिज्म है ये किसके प्रभाव से शुरू हुआ? पोस्ट मॉडर्निज्म के, यानी इसको इंटेलेक्चुअली सपोर्ट, थियोरिटिकली सपोर्ट मिला पोस्ट मॉडर्निज्म से। अब ये पोस्ट मॉडर्निज्म है क्या भला? पोस्ट मॉडर्निज्म इज़ रिजेक्शन ऑफ मॉडर्निज्म, यानी ये आधुनिकीकरण का रिजेक्शन है, उसका विरोध है। पोस्ट मॉडर्निज्म कहता है कि नो जनरलाइजेशंस एंड नो यूनिवर्सल कैटेगरीज। जो मॉडर्निज्म है वो जनरलाइजेशन पर बल देता था और यूनिवर्सल कैटेगरीज पर बल देता था। जैसे कि अगर हम विमेन के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो वो समस्त महिलाओं को, विश्व की समस्त महिलाओं को एक कैटेगरी में डिवाइड कर देता था, उनको जनरलाइज, उनका सामान्यीकरण कर देता था। लेकिन पोस्ट मॉडर्निज्म ऐसा नहीं करता और वो किसी भी यूनिवर्सल कैटेगरी को नहीं मानता। वो कहता है कि औरतें जो है उनके, वो वर्ल्ड वाइड सिर्फ जेंडर के आधार पर हम उन्हें सेम नहीं कर सकते, बल्कि उनमें अनेक डिफरेंसेस हैं और उन डिफरेंस को हम मार्जिनलाइज नहीं कर सकते हैं। पोस्ट मॉडर्निज्म जो है ये इट डज़ नॉट सर्च फॉर वन एक्सप्लेनेशन बट मल्टीपल एक्सप्लेनेशंस, यानी ये किसी यूनिवर्सल ट्रुथ पर बिलीव नहीं करता है कि जो चीज़ यहाँ अप्लीकेबल है, जो चीज़ अमेरिका में एप्लीकेबल है, वही चीज़ इंडिया में भी एप्लीकेबल होगी। पोस्ट मॉडर्निज्म डजंट थिंक सो, इट सर्चेस फॉर मल्टीपल एक्सप्लेनेशंस, यानी कि वो किसी एक सच पर विश्वास नहीं करता है, वो मल्टीपल एक्सप्लेनेशंस को बिलीव करता है। और वो कहता है कि प्लूरलिटी और डाइवर्सिटी पाई जाती है, यानी विभिन्नताएं पाई जाती है हर कॉन्टेक्स्ट में और हमें उनका सम्मान करना चाहिए। हमें किसी एक निश्चित पैटर्न में, हर सांचे में जो सारी प्रॉब्लम्स है उन्हें एक नज़र से नहीं देखना चाहिए। अलग अलग कॉन्टेक्स्ट होते हैं जिनके आधार पर अलग अलग समस्याएं होती है और उनका अलग अलग हल होता है। सो दिस इज़ पोस्ट मॉडर्निज्म एंड दिस इन्फ्लुएंस्ड द थर्ड वेव फेमिनिस्ट्स एंड द थर्ड वेव फेमिनिज्म बिगेन विद द इन्फ्लुएंस ऑफ पोस्ट मॉडर्निज्म। अब थर्ड वेव पोस्ट मॉडर्न फेमिनिज्म के की पॉइंट्स को हम देखते हैं। तो इसके 4 की पॉइंट्स हैं, दैट इज़ नॉन यूनिवर्सलिस्ट, इंटरसेक्शनैलिटी, कल्चरल रिलेटिविज्म एंड प्लूरलिटी एंड डाइवर्सिटी। अब हम एक एक करके देखते हैं कि ये क्या है। सबसे पहले हम देखते हैं नॉन यूनिवर्सलिस्ट। थर्ड वेव फेमिनिज्म इज़ द रिजेक्शन ऑफ यूनिवर्सल कैटेगरी ऑफ विमेन। जैसे कि हमने अब तक बात की कि थर्ड वेव फेमिनिज्म रिजेक्ट करता है कि कोई भी एक यूनिवर्सल कैटेगरी होती है, एक सार्वजनिक वर्ग होता है महिला नाम का ना। नो जनरलाइजेशंस एंड बाइनरी टर्म्स लाइक मैन, विमेन, सेक्स, जेंडर, मैस्कुलाइन, फेमिनाइन। ये कहता है कि इस प्रकार के जो बाइनरी टर्म्स हैं कि हमने बांट दिया कि एक तो मैन है, एक विमेन है, सेक्स, जेंडर, मैस्कुलाइन, फेमिनाइन, ये सब गलत है और ये इन सबको रिजेक्ट करता है। कौन? थर्ड वेव फेमिनिज्म। अब आती है बात इंटरसेक्शनैलिटी की। इसमें थर्ड वेव फेमिनिस्ट ने कहा कि विमेंस अप्रेशन नॉट बेस्ड ऑन सिंगल फैक्टर ऑफ जेंडर, कि औरतों के साथ सिर्फ लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाता है, बट देयर आर मैनी फैक्टर्स, बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिनके आधार पर औरतों के साथ भेदभाव किया जाता है। और वो फैक्टर्स क्या क्या हैं? रेस, क्लास, एथनिसिटी,
and gender also. So they are interrelated. इट्स इंटरसेक्शनैलिटी कि आप सिर्फ एक वर्ग एक कारण नहीं मान सकते हो औरतों के साथ भेदभाव का कि सिर्फ लिंग के आधार पर भेदभाव होता है एंड दैट्स इट, उसे आपने मिटा दिया, उसे समाप्त कर दिया तो बस भेदभाव समाप्त हो गया। नहीं, ऐसा नहीं है। देयर आर मैनी फैक्टर्स एंड वी शुड remove all these problems for bringing women to the same level of men. अब थर्ड हम देखते हैं कल्चरल रिलेटिविज्म। थर्ड जो की पॉइंट है थर्ड वेव फेमिनिज्म का वो है कल्चरल रिलेटिविज्म। इसमें ये कहते हैं कि डिफरेंट कल्चर हैव डिफरेंट प्रैक्टिस एंड ट्रेडिशंस। इसे हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। जैसे कि अमेरिका की कोई महिला है, उसके साथ जिस आधार पर भेदभाव किया जाता है ज़रूरी नहीं है कि इंडिया की जो महिला है उसके साथ भी उसी आधार पर भेदभाव किया जाए। इंडिया का कॉन्टेक्स्ट अलग है, यहाँ का कल्चर अलग है और अमेरिका का कल्चर अलग है। तो आप किस प्रकार से एक अमेरिकन फेमिनिस्ट की बात को यहाँ अप्लाई कर सकते हो इंडिया में, जब प्रॉब्लम्स ही अलग हैं तो सॉल्यूशन एक कैसे हो सकता है। यहाँ की प्रैक्टिसेस अलग है, यहाँ का ट्रेडिशन अलग है, यहाँ का कल्चर अलग है, तो ऑब्वियसली सॉल्यूशन भी अलग होगा। वन कैन नॉट मेक जजमेंट अबाउट अदर कल्चर विदाउट एक्सपीरियंसिंग इट, कि जब तक आप इस कल्चर को एक्सपीरियंस नहीं करोगे तब तक आप उसके बारे में प्रेडिक्शंस कैसे कर सकते हो, उसके बारे में जजमेंट कैसे बना सकते हो, वहाँ की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कैसे दे सकते हो। ये बात कही थर्ड वेव फेमिनिस्ट्स ने। और चौथा उन्होंने कहा प्लूरलिटी एंड डाइवर्सिटी। ये कहते हैं कि बीइंग डिफरेंट डजंट मीन बीइंग एबनॉर्मल, कि अलग होने का मतलब ये नहीं है कि आप असामान्य हो। जैसे कि इन्होंने बाइनरी ग्रुप्स बना दिए थे, जैसे मैन एंड विमेन, ठीक है। अब ये कहते हैं कि अगर आप में ना तो पूरी मैन की क्वालिटीज़ हैं कि आप एक मैन की कैटेगरी में फ़िट हो जाओ, और ना आप में सारी विमेन की क्वालिटीज़ है कि आप विमेन की कैटेगरी में फ़िट हो जाओ, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप अबनॉर्मल हो, कि या ना तो आप मैन हो ना आप विमेन हो। यू आर गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग, कि अगर आप दोनों कैटेगरीज में फ़िट नहीं हो रहे हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप अबनॉर्मल हो। या यू आर डिफरेंट बट यू आर नॉट अबनॉर्मल। देयर आर डाइवर्स वॉइसेस एंड डाइवर्स पोजीशंस एंड दे शुड बी एक्सेप्टेड। उन्हें हमें एक्सेप्ट करना चाहिए विभिन्नताओं को। ये बात कही थर्ड वेव फेमिनिस्ट्स ने। तो इस प्रकार 4 की फीचर्स हो जाते हैं हमारे थर्ड वेव फेमिनिज्म के: नॉन यूनिवर्सलिस्ट, इंटरसेक्शनैलिटी, कल्चरल रिलेटिविज्म एंड प्लूरलिटी एंड डाइवर्सिटी। अब हम देखते हैं कि समाज में ये इम्प्लीकेट कैसे हुआ, इम्प्लाई कैसे हुआ, इसका इम्प्लीकेशन क्या हुआ, यानी इसका प्रभाव क्या पड़ा थर्ड वेव फेमिनिज्म का समाज के ऊपर। तो मेनली अगर ब्रॉडली हम देखें तो इसके 3 प्रभाव हैं। पहला, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ फेमिनिज्म, सेकंड, वीकनिंग ऑफ फेमिनिस्ट पॉलिटिक्स एंड थर्ड, राइज ऑफ एलजीबीटी और एलजीटी। एक एक करके देखते हैं ये क्या होता है। फर्स्ट इज डाइवर्सिफिकेशन ऑफ फेमिनिज्म। डाइवर्सिफिकेशन ऑफ फेमिनिज्म यानी कि पहले अब तक तो पूरे फेमिनिज्म को एक करके देखा जा रहा था कि नारीवाद है, सिर्फ नारियों की समस्या है, किस आधार पर, उनके लिंग के आधार पर उनके साथ भेदभाव किया जाता है। लेकिन अब इसका डाइवर्सिफिकेशन कर दिया गया। वो कैसे? ब्लैक फेमिनिज्म। ब्लैक फेमिनिज्म, इसमें कहा गया कि औरतों के साथ सिर्फ जेंडर के आधार पर भेदभाव नहीं होता बल्कि उनके रेस के आधार पर भी भेदभाव होता है। और जो वाइट वुमेन होती हैं, श्वेत महिलाएं जो हैं, उनसे इन ब्लैक वुमेन की जो प्रॉब्लम्स हैं वो बिल्कुल डिफरेंट हैं, वो अलग हैं। और ये बात कही बेल हुक्स और एंजेला डेविस ने। ब्लैक फेमिनिज्म की थ्योरी लेके आए बेल हुक्स एंड एंजेला डेविस। सेकेंड है पोस्ट कॉलोनियल फेमिनिज्म। पोस्ट कॉलोनियल फेमिनिज्म क्या था कि जो भी कंट्रीज़ थी, एशियन, अफ्रीकन, ये कंट्रीज़ जो अभी अभी स्वतंत्र हुई थी, उनके ऊपर ये जो गुलामी थी, कॉलोनियलिज्म था, उसका लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट था। अभी तक भी बहुत इम्पैक्ट था उनके ऊपर, पॉलिटिकली भी, इकोनॉमिकली भी और कल्चरली भी। तो
ऑब्वियस ही बात है कि ये जो वेस्टर्न कंट्रीज़ थी उनसे उनकी प्रॉब्लम्स डिफरेंट होनी ही थी। तो इन्होंने कहा कि आप वही सॉल्यूशंस यहाँ अप्लाई नहीं कर सकते जो कि आपने वेस्टर्न कंट्रीज़ में अप्लाई किए हैं। और ये बातें कही चंद्र तलपड़े मोहंती एंड एथिल क्राउले ने। अब थर्ड कॉन्सेप्ट आता है हमारे पास दलित फेमिनिज्म का। दलित फेमिनिज्म जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि ये इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बात थी। इंडियन दलित फेमिनिस्ट्स प्रोटेस्ट द एक्सक्लूजन ऑफ देयर इंटरेस्ट फ्रॉम मेन स्ट्रीम फेमिनिज्म। इन्होंने कहा कि ये जो मेन स्ट्रीम फेमिनिज्म है इससे हमारे इंटरेस्ट बिल्कुल डिफरेंट है। किसके? इंडियन दलित फेमिनिस्ट्स के, यानी जो भारतीय दलित महिलाएं हैं उनके इंटरेस्ट, उनके एक्सपीरियंस बिल्कुल डिफरेंट है बाकी फेमिनिस्ट से, बाकी विमेन से। और ये बात कही शांतिबाई काम्बले और उर्मिला पंवार ने कि दलितों को, सिर्फ दलित महिलाओं को सिर्फ लिंग के आधार पर ही भेदभाव और दमन नहीं सहना पड़ता, बल्कि उनकी जाति के आधार पर और उनके वर्ग के आधार पर भी उनके साथ अनेक प्रकार के अत्याचार किए जाते हैं, जिनका निवारण अगर किया जाए तभी हम फेमिनिज्म को अच्छे से वहाँ अप्लाई कर सकते हैं। यानी तभी वहाँ पर लिंग के आधार पर भी भेदभाव समाप्त होगा और जो महिलाएं हैं वो वापस मेन स्ट्रीम में आ पाएगी, मुख्य धारा में आ पाएगी। अब सेकंड इसका इम्प्लीकेशन था वीकनिंग ऑफ फेमिनिस्ट पॉलिटिक्स। वीकनिंग ऑफ फेमिनिस्ट पॉलिटिक्स ये क्या था फ्रेंड्स? जो थर्ड वेव फेमिनिस्ट थे उन्होंने यूनिटी अप्रोच को रिजेक्ट कर दिया था कि जो समस्त महिलाएं हैं वो एकजुट हो जाएं, उनका एक्सपीरियंस सेम है, उनकी प्रॉब्लम सेम है, सब कुछ सेम है, ये बात इन्होंने रिजेक्ट कर दी थी। बट दे एक्सेप्टेड अलायंस अप्रोच। उन्होंने अलायंस अप्रोच को अडॉप्ट किया। उन्होंने माना कि यूनिटी अप्रोच तो नहीं होती लेकिन अलायंस अप्रोच होती है। हाँ, उनके साथ जेंडर के आधार पर भेदभाव किया जाता है लेकिन इसके कई उपवर्ग भी हैं जिन्हें हमें नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, जैसे कि कास्ट, रेस, और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं। इन्हें हमें मार्जिनलाइज नहीं करना चाहिए, इन्हें भी हमें साथ में लेकर चलना चाहिए, एक अलायंस की तरह, एक गठबंधन की तरह, सिर्फ एक नहीं बल्कि सबका साथ। एंड दे सेड नो वुमन सिस्टरहुड, कि वुमन सिस्टरहुड जैसी कोई चीज़ नहीं होती है, बल्कि क्या होता है? वुमन सॉलिडरिटी होती है। सिस्टरहुड नहीं होता है, वुमन सॉलिडरिटी होती है और सभी को समान महत्व दिया जाता है। सभी समस्याओं को सिर्फ एक चश्मे से नहीं देखा जाता है, सभी को एक रंग में रंग देना दिस इज़ नॉट द सॉल्यूशन, बट वुमेन सॉलिडरिटी, दे एक्सेप्टेड वुमेन सॉलिडरिटी। और हम जैसा कि जानते हैं कि पॉलिटिक्स सिंगल आइडेंटिटी पे बेस्ड नहीं होती है। जो पॉलिटिक्स होती है उसके अंदर एक हम देखें गठबंधन वाली सरकार और एक हम देखें पूर्ण बहुमत वाली सरकार, दोनों में से ज़्यादा स्टेबल कौन सी होगी? ऑब्वियसली पूर्ण बहुमत वाली सरकार, जिसमें एक मत होगा, सभी एकजुट होंगे, वही ज़्यादा स्टेबल होगी। अब फेमिनिज्म में हमारे साथ क्या हुआ? पहले हमने देखा था सेकेंड वेव फेमिनिज्म में कि पॉलिटिक्स में ये जो फेमिनिस्ट्स थे ये आने लगे थे और विमेन जो कैटेगरी थी वो पॉलिटिक्स के अंदर पॉलिटिक्स की एक तरीके से आइडेंटिटी बन चुकी थी, क्या? विमेन। लेकिन अब हम फेमिनिज्म में ही देख रहे हैं कि कई तरीके की शाखाएं उभर कर आ रही हैं, इसी में लोगों में डाइवर्सिफिकेशन हो रहा है, नारीवादियों में ही। तो जब इन्हीं में एकजुटता नहीं है तो ये लोग एक प्रकार से, इनकी जो फेमिनिस्ट पॉलिटिक्स थी वो भी एक वीक होना स्वाभाविक था। जैसे कि गठबंधन सरकार है, वो कहने को तो होती है एक ही सरकार लेकिन उसके अंदर कई गुट होते हैं। इसी प्रकार से ये कहने को तो सभी नारीवादी थे लेकिन उनके अलग अलग एक्सपीरियंसेस थे और इसी आधार पर ये जो फेमिनिस्ट पॉलिटिक्स थी ये अब वीक होने लगी थी, क्योंकि ये कोई भी नहीं चाहते थे, क्या? कॉम्प्रोमाइज़ करना नहीं चाहते थे अपनी पर्टिकुलर आइडेंटिटी के साथ। सबकी अपनी अपनी प्रॉब्लम्स थी और सब उसका सॉल्यूशन चाहते थे, इसलिए ये जो फेमिनिस्ट पॉलिटिक्स थी ये थोड़ी वीक होने लगी थी। और थर्ड हमने बात की थी राइज ऑफ LGBT, यानी लेस्बियन, गे, ट्रांसजेंडर, बाइसेक्सुअल ग्रुप मूवमेंट का भी राइज हो चुका था। ओके, अब एक वर्थ नोटेबल बात है कि जो पोस्ट फेमिनिज्म है इट्स नॉट इक्वल टू पोस्ट मॉडर्न फेमिनिज्म। पोस्ट मॉडर्न फेमिनिज्म, ये जो थर्ड वेव पोस्ट मॉडर्न फेमिनिज्म है, ये और पोस्ट फेमिनिज्म दोनों अलग अलग कॉन्सेप्ट हैं। पोस्ट फेमिनिज्म
उसे कहते हैं कि मोस्टली अमेरिका में चला था और पुरुषवादियों के द्वारा चलाया गया था। उन्होंने कहा कि अब इतना समय हो चुका है फेमिनिस्ट मूवमेंट को, और अब जो औरतें हैं, जो विमेन हैं, वो मेन स्ट्रीम में आ चुकी हैं और वो डिसएडवांटेज्ड नहीं रही हैं अब, बल्कि वो क्या हो चुकी हैं, अब वो एडवांटेज्ड हो चुकी हैं। और इसके साथ ही अब औरतों को नहीं, आदमियों को प्रोटेक्शन की ज़रूरत है। मैन नीड प्रोटेक्शन नाउ। सो they said that women have come to equal level to men, so the feminist movement has come to an end, and another theory began, and its name was post feminism. लेकिन जो औरतें थीं, विमेन, उन्होंने इसका विरोध किया। उन्होंने कहा कि एक तरीके से ये जो पुरुषवादी हैं, ये हमारे अधिकारों को वापस छीनना चाहते हैं। हम अभी तक पूरी तरह से मैन के बराबर नहीं आए हैं, और अगर ये आंदोलन समाप्त हो जाएगा तो जो पुरुष हैं वो हमारा वापस शोषण करने लग जाएंगे। और इसी संदर्भ में सुसान फालूदी की एक बुक है बैकलैश बुक के अंदर सुसान फालूदी ने इसी पोस्ट फेमिनिज्म को अच्छे से समझाया है। बैकलैश, द अनडिक्लेयर्ड वॉर अगेंस्ट अमेरिकन वुमन। तो फ्रेंड्स, पोस्ट फेमिनिज्म इज़ टोटली डिफरेंट फ्रॉम पोस्ट मॉडर्न फेमिनिज्म। ओके, अब हमने फर्स्ट, सेकंड और थर्ड वेव फेमिनिज्म तीनों कंप्लीट कर लिए हैं। अब ये लेक्चर फिनिश करने से पहले हम एक बार इन तीनों के बीच में कंपैरिजन देख लेते हैं कि इनके बीच में क्या डिफरेंसेस हैं, हम इनको कैसे कंपेयर करें। सबसे पहले हम तीनों फेमिनिस्ट मूवमेंट के मेन इशू की बात करते हैं कि उनकी मेन समस्या क्या थी। लेट्स रिकॉल, फर्स्ट वेव जो फेमिनिज्म था उसने किसकी बात की थी? डिस्क्रिमिनेशन की, भेदभाव की बात की थी फर्स्ट वेव फेमिनिस्ट ने। जबकि जो सेकंड वेव फेमिनिस्ट हैं वो बात करते हैं अप्रेशन की। पहले वाले जो नारीवादी हैं, फर्स्ट वेव फेमिनिस्ट, वो कहते हैं कि औरतों के साथ भेदभाव होता है। अब सेकंड जो हैं वो कहते हैं कि सिर्फ भेदभाव ही नहीं होता है, बल्कि क्या होता है, दमन भी होता है। चलो, ये तो हो गई इन दोनों की बात। अब थर्ड वेव फेमिनिस्ट ये कहते हैं कि मार्जिनलाइजेशन होता है, कि आप एक यूनिवर्सल कैटेगरी में अगर इनको डिवाइड कर देते हो, मैन एंड विमेन को, तो विमेन इनकी और सब कैटेगरीज भी हो जाती हैं, जैसे रेस के बेस पर और क्लास के बेस पर, कलर के बेस पर। तो इन सब का एक तरीके से ये इनविजिबल हो जाते हैं अदर बेसिस, इनका मार्जिनलाइजेशन हो जाता है। ये बात कहते हैं थर्ड वेव फेमिनिस्ट, यानी मेन इशू इनका अलग अलग हो गया। फर्स्ट का डिस्क्रिमिनेशन, सेकंड का ऑप्रेशन और थर्ड का मार्जिनलाइजेशन। अब इन्होंने सॉल्यूशन की भी बात की थी। अब सॉल्यूशन, फर्स्ट वेव फेमिनिस्ट ने क्या कहा कि ये जो डिस्क्रिमिनेशन होता है, इनसे इमेंसिपेशन, इनसे मुक्ति मिल जाए, वही इनकी प्रॉब्लम का क्या है, सॉल्यूशन है। ठीक है। सेकंड वेव फेमिनिस्ट कहते हैं कि ये जो अप्रेशन और डिस्क्रिमिनेशन है, भेदभाव और दमन है, इससे सिर्फ मुक्ति इज़ नॉट सफिशिएंट, सिर्फ इमेंसिपेशन पर्याप्त नहीं है, बल्कि क्या चाहिए, एक क्रांति चाहिए, एक रिवॉल्यूशन इज नीडेड, एंड वी नीड लिबरेशन, नॉट ओनली इमेंसिपेशन। नाउ थर्ड वेव फेमिनिस्ट सेज दैट द सॉल्यूशन इज इंक्लूजन, कि जो अलग अलग प्रॉब्लम्स है ना, अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में, अलग अलग कल्चर्स में, हम उन सबको इंक्लूड करना चाहिए, हमें उन सबको साथ लेकर चलना चाहिए, तभी हम सही मायने में इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। अब हम देखते हैं अप्रोच, किस किस की क्या क्या अप्रोच थी। फर्स्ट वेव फेमिनिस्ट की अप्रोच थी कि वो क्या चाहते थे, इक्वालिटी चाहते थे, वो समानता चाहते थे कि महिलाएं पुरुषों के बराबर आ जाएं, दैट्स इट। जबकि सेकंड वेव फेमिनिस्ट्स क्या चाहते थे, दे सेड दैट देयर इज़ डिफरेंस, हम बराबर नहीं आना चाहते, हम जो पुरुषों द्वारा सेट पैटर्न है, मैन के द्वारा सेट पैटर्न है, हम उनके आधार पर क्यों चलें, हम उनके आधार पर एकोमोडेट क्यों हों, वी आर डिफरेंट, वी हैव डिस्टिंक्ट existence, so we need different principles and different theories, different institutions, so they approached to difference. Now third wave feminists, इन्होंने बात की डाइवर्सिटी की, कि अलग अलग विभिन्नताएं होती है, अलग अलग कल्चर्स होते हैं, अलग अलग कॉन्टेक्स्ट होते हैं, और सब में अलग अलग विभिन्नताएं होती है जिनका हमें सम्मान करना चाहिए। तो इस प्रकार से हमारा फेमिनिस्ट मूवमेंट फिनिश होता है। आई होप आपको समझ आया होगा। Thank you so much. Keep watching.